हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आज उसको हम अध्ययन करेंगे। और इस ऑफलाइन बैच से हम कर रहे हैं अध्ययन, ठीक है। आप लोग भी जो है कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं, ओके। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको जो है कि क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अल्फ़ाबेट, सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से जो है कि बहुत सारे मोतियों के दाने को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक धागे में पिरो देते हैं। क्या कर देते हैं, एक धागे में पिरो देते हैं क्रम से। कैसे पिरोते हैं, क्रम से। बहुत से धागे, हमको पता है, बताया जाता है कि ये छोटा दाना सबसे ऊपर, उससे बड़ा दाना उससे नीचे, उससे बड़ा दाना उससे बड़ा दाना उससे नीचे, है ना। फूल दाना उसके नीचे, फूल दाना उसके नीचे, फूल दाना उसके नीचे, और एक जो बड़ा फूल वाला दाना है, इस तरह का फूल दाना है, उसको क्या करना है, सबसे नीचे। इसी तरह से क्रम ऐसे बनते हुए इधर आ जाते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाता है, बताइए, जल्दी बताइए, क्या बन गया, क्या बन गया, यही बन गया क्या, यही बन गया क्या, माला। क्या बन गया, माला। एक धागे में हम लोग पिरो देते हैं। क्या करते हैं, धागे में पिरो देते हैं, ये बनता है क्या, माला बनता है ना। क्रम से पिरो रहे हैं, नहीं पिरो रहे हैं, क्रम से पिरो रहे हैं, है ना। एक धागे में पिरो रहे हैं। उसी तरह से वर्णों को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वर्णों या अक्षरों को एक क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया। इसी को कहा गया वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर, लेटर। क्या कहते हैं, लेटर। और इन्हीं को क्या किया गया, एक क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया, ठीक है। तो क्रम से व्यवस्थित स्वरूप जो है वही क्या कहलाया, वर्णमाला। वर्णों का माला है ये। किसका माला है जी, अक्षरों का माला है। और अक्षरों के माला को क्या कहते हैं, अक्षरमाला या वर्णमाला, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, नोट करिए। वर्णमाला के दो टाइप्स हैं, दो भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। एक को हम लोग कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं बच्चे, स्वर, इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। एक को कहते हैं व्यंजन, इसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। पढ़ना है हिंदी तो इंग्लिश में नहीं बताएंगे। आइए देखते हैं आप लोगों को, यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं बस इसका, वॉवेल का, ठीक ना, और कॉन्सोनेंट, है ना। अब देखिए, स्वर को दो भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन है जी, एक को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, है ना। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, लघु, या इसी को बोलते हैं छोटा। इसे क्या बोलते हैं, छोटा। यह कैसा होता है, एक मात्रिक। कैसा होता है, एक मात्रिक, एक मात्रा वाला होता है। कितनी मात्रा वाला होता है, एक मात्रा वाला होता है। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। तो ये बड़ा स्वर है। कौन स्वर है जी, बड़ा स्वर है। कितने, कौन स्वर है, बड़ा स्वर। अच्छा, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, तो लिखिए हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, अ है, ई है छोटी ई, और ऊ है, और री है। क्या है, री है। ये चार अक्षर जो है ह्रस्व स्वर है। चार कितने हैं, ह्रस्व स्वर है, ध्यान रखिए। और दीर्घ स्वर कौन कौन है, जल्दी बताइए। दीर्घ स्वर है आ है, क्या है, बड़ी ई है ना, और बड़ा ऊ है ना। इसके अलावा ए है, अ है, और ओ है, और क्या है, औ है। कितने लेटर हुए कुल, 7 लेटर। कितने लेटर, 7 लेटर। 7 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 7 दीर्घ कहलाते हैं, 4 हर्ष कहलाते हैं। इसी में देखिएगा तो ये जो है कि तीन जो दीर्घ स्वर है इसको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर,
मूल दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मूल रूप से यही 3 स्वर था बड़ा में, दीर्घ में, है ना। बाकी जो ये 4 स्वर हैं ये क्या किए गए हैं? जोड़ जोड़ के 2-2 स्वरों को बनाए गए हैं, अभी हम बताएंगे आगे चल के। इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? याद रखिए इस लाइन को, संयुक्त स्वर। परीक्षा में जो है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ना। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक है ना। और भी वीडियो और बहुत सारे जो है कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें बना था क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कि बनता रहता है हमेशा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन है। 3 तो यही दे देगा, कौन नहीं है तो 3 यही दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। तो आपसे पूछेगा मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तब क्या करेंगे? इसमें जो स्वर है उसको टिक मार देंगे, है ना। मान अ ई उ री ए दे दिया, है ना। अ ई उ और ए दे दिया, 4 ऑप्शन होता है ना। पूछेगा कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो ए को मारेंगे। किसको मारेंगे? ए को मारेंगे। अगर 3 इसमें दे दिया, 1 इसमें दे दिया, कह दिया मूल दीर्घ स्वर है, तो कोई किसको मारेंगे? टिक, जो इसमें से दिया होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अभी हम बताएंगे कि वो संयुक्त हैं तो कौन कौन लेटर मिलकर बने हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जो है कि देखेंगे व्यंजन। किसको देखेंगे? व्यंजन। व्यंजन के कुल कितने भाग हैं? व्यंजन के कुल कितने भाग हैं बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, जिसको पता हो। सबसे पहले हम देखेंगे इधर स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कितने हैं? अच्छा, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं जल्दी बताइए? क्योंकि इसके वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कितने? इसके 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में बटा हुआ है ये। स्पर्श व्यंजन के कितने भाग? 5 वर्ग। कितने वर्ग? 5 वर्ग। इधर मिटाते जाएं, हाँ नोट करते जाइए, इधर से मैं मिटाता जा रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग कौन कौन वर्ग हैं आपको बताया गया है पहले से ही। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। क च ट तप याद करने के लिए बताया गया था ना। तो ये जो है कि 5 वर्ग में बांटा गया है। और एक वर्ग में 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 5 लेटर। एक वर्ग में 5 लेटर, एक वर्ग में 5, एक वर्ग में 5, एक वर्ग में 5, तो कुल कितने होते हैं? 25। कुल कितने होते हैं? 25 लेटर होते हैं। और इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो है कि मुख का कोई ना कोई हिस्सा जो है कि जिह्वा छूता है, या जैसे होठ से कुछ उच्चारण होता है, कुछ तालु से, कुछ मुर्दा से, कुछ दंत से, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब मुख का कोई न कोई हिस्सा टच करता है अक्षर उच्चारण करते समय, ठीक है, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा अंतःस्थ। क्या बोलते हैं? हाँ, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन क्या है? अंतःस्थ व्यंजन जो है, तीसरा है ऊष्म, तो तीसरा कौन है? ऊष्म। अब देखिए अंतःस्थ कौन हो जाएगा जी? जो ऊष्म और स्पर्श के बीच में अंदर स्थित है उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन है जल्दी बताइए, कौन कौन है? हाँ, य, र, ल, व, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। कौन व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन, है ना। उसमें कौन कौन है जी? श, ख, श, ह, ये है उसमें व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं कुल? 4। उसमें व्यंजन कुल कितने हैं? 4। कितने हो गए? जोड़ते जाइएगा। इधर आइए, स्पर्श व्यंजन में देखेंगे अपना तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसमें 2 लेटर और होता है। एक होता है ड और एक होता है ढ, है ना। ढ के नीचे बिंदी, एक ड के नीचे बिंदी दे देता है, उसको ड पढ़ते हैं हम लोग। जैसे गुड़िया लिखते हैं ना, लिखते हैं उस तरह से, जैसे कि यहाँ बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया, बढ़िया, है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? लिख लीजिए, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन है द्विगुण व्यंजन, इसी को कहा जाता है। ड़, अढ़,
ड ढ, है ना। ये किस में होता है? ट वर्ग में होता है। किस में होता है? ट वर्ग में। ट ट ड ढ होता है ना, उसी में ये दोनों ही होता है। ट वर्ग में होता है। स्पर्श व्यंजन में ये भी आता है, लेकिन इसको अलग से इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखिए। अब आइए यहाँ पे आगत व्यंजन। कौन व्यंजन है जी? आगत। ये कहाँ से आ गया आगत व्यंजन? आगत व्यंजन वह है जो आया हुआ है, नाम से पता चल रहा है आया हुआ है, मतलब किसी विदेशी भाषा से निकल करके आया, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, बिना रोक टोक के हो रहा है ना। तो उसमें कौन सा लेटर है? जैसे फ, क्या है? फ, है ना। इसको हम लोग फ नहीं पढ़ेंगे, फ क्या पढ़ेंगे? फ, अरबी भाषा से आया हुआ है ना। इसी तरह आता है कौन है एक? ज, क्या है? ज पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ेंगे, ज, है ना। इस तरह इसका उच्चारण होता है। ये दो व्यंजन कौन सा है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कितने हैं? दो व्यंजन हैं। आगत व्यंजन कितने हैं? दो। अच्छा, इसके बाद से एक और बचा है, लिखिए संयुक्त व्यंजन। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन है? लिखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र। कुल कितने हुए? 4। गिनिए तो जल्दी से, कितना व्यंजन है? 4 4 8 2 10, 10 4 14, 14 4 16, 16 1, हाँ कितना हुआ? 39 से कैसे हुआ? अब 2 ये नहीं जोड़ रहे हैं आप लोग, हाँ जोड़ेंगे ना। अरे 25 अधन 2, 25 धन 2 बराबर 27, जोड़िए ना इधर, ठीक है ना। 27 और 10 37, और 37 4 41, 41 कितने हो जा रहे हैं? 27 + 4 + 4 + 2 + 4 बराबर हो गया 41, 41। 41 व्यंजन है कुल व्यंजन। कुल व्यंजन आपसे पूछा जाए कितने हैं, बताएंगे कितना? 41, 41 व्यंजन की संख्या है। अगर मूल व्यंजन पूछ दिया जाए कितने हैं मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन में बस क्या क्या लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, और कुल मिला के होता है 33। आपसे पूछा जाएगा कि मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन, तो फटाक से बताएंगे 33। कितने बताएंगे? आपसे पूछा जाए कुल व्यंजन कुल व्यंजन कितने हैं बताइए? हाँ कुल व्यंजन, हाँ कुल व्यंजन 41। अच्छा इधर आइए, स्वर कितने हुए हैं? 4 ये था, अब प्लस 7 ये 7 4 11, 11 में 41 जोड़िए, 11 में क्या जोड़ेंगे? 41, कितना बचा? कितना हुआ? 52। तो कुल वर्णमाला की संख्या बताइए कितनी हो गई? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने लेटर? 52 लेटर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने लेटर? 52 लेटर, 52 लेटर हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, यार अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उष्म व्यंजन कौन से हैं, कितने हैं, तो बता दिए 4 हैं, सख सह। उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इसका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। आगत कहाँ से आ गया? विदेशी भाषा से आया। कहाँ से आया? विदेशी भाषा का वर्ड है, अक्षर है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अभी हम बताएंगे इसमें दो जो है कि वर्ड मिल करके और क्या बनता है, 2 व्यंजन मिला करके एक व्यंजन बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद देखते हैं संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन किन किन 2 वर्णों के योग से बना है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर देखिए 2 स्वर है। कौन कौन स्वर है? अ आ इ ई, अ आ इ ई। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, जैसे अ में ई जोड़ेंगे, अ में क्या जोड़ेंगे जी? अ धन ई बराबर क्या होगा? ए होगा। अ धन ई बराबर भी क्या होगा? ए होगा। अच्छा, अ धन बड़ी ई बराबर भी क्या होगा, जल्दी बताइए? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। इसी तरह से आ धन ई जोड़ेंगे, आ धन छोटी ई जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? ए होगा। और आ धन बड़ी ई जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? ए होगा। यानी कि ये 2 बार लिखे ना, ये 4 कंडीशन बन रहे हैं। कितने कंडीशन बन रहे हैं? 4, है ना। कौन सा संधि है ये? संधि पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है ऐसे। संधि है, कौन सा संधि है? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि इसमें है। इसमें गुण संधि इसीलिए है कि अ ई जब जुड़ के ए बनता है तो वहाँ पे गुण संधि होता है। क्या बनता है?
गुण संधि होता है। और देखिए यहाँ भी वही है, ओ आधन उ उ, ओ आधन उ उ, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए ओ में जोड़ेंगे क्या, उ, तो क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, ओ। तो ये 4 कंडीशन यहाँ भी बन रहे हैं, है ना, है नहीं। तो यहाँ भी देखिए और यहाँ भी दोनों जगह कौन संधि है, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। ओ में भी आपसे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि पूछा गया है ए में कौन सा संधि है। अब बच्चे हो जाते हैं टेंशन में, अरे भाई ये कहाँ संधि है, में एकट हो अक्षर दिख रहा है, संधि कहाँ से हो गया। संधि है क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। कौन स्वर है, संयुक्त स्वर है। यह 2 स्वरों के योग से बना हुआ है, अ धन ई से बना हुआ है। किससे बना है, अ धन ई से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन संधि है, गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है ना। और यहाँ भी वही है, ओ, केवल ओ दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सी संधि है, क्या बताएंगे, गुण संधि है। अब आइए ए पर, ए कौन कौन सा अक्षर है, ओ या आ हो, अगर ए में जुड़ेगा, ओ या आ हो अगर ए में जुड़ेगा तो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। मतलब ये है, इस तरह से समझिए इसको भी, ओ धन ए बराबर ए और आ धन ए बराबर ए। जब इस तरह का होता है तो क्या होता है, वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि संधि। यहाँ भी देखिए औ में भी, औ में भी देख लो बच्चे, इधर आओ देखो, औ में भी, औ में जोड़ेंगे क्या, ओ में क्या जोड़ेंगे, ओ, क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, और नहीं औ, है ना। और आ में जोड़ेंगे क्या, ओ, तो क्या बनेगा, ओ। यानी ओ हो चाहे आ हो, चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को जोड़ते हैं किसमें, ओ में, तो दोनों क्या बनाता है मिलकर के, वृद्धि करता है। वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि रेचि, ठीक है ना। हाँ, जब संधि पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको, है ना, सूत्र है उसका। तो ये वृद्धि संधि किसमें किसमें है, ए में और ओ में, ए में और ओ में वृद्धि संधि है, और ए और ओ में क्या है, गुण संधि है। क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है, ठीक ना। आइए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, ये संयुक्त स्वर था, मतलब 2 स्वर मिलकर के एक स्वर बना रहा था, तो संयुक्त स्वर था, है ना। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, क्षत्रज्ञ स्र, है ना। कौन कौन सा लेटर मिल करके बना है, देखिए क है, हलंत क, कौन है, हलंत क, धन खटखोड़ वाला ख या स, ठीक है ना। इसको जो है कि अभी हम आपको बताएंगे, स ख सह, स ख सह, यहाँ देख लीजिए आपको बता दे रहे हैं, स ख स ह को कुछ समय के लिए भूल जाइए, है ना। इन 3 सौ को देखिए, तीनों स है, तीनों क्या है, स है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, है ना। तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो ये कौन सा स है, मूर्धन्य स। कौन सा है, मूर्धन्य स। आपसे पूछा जाता है 6 में कौन सा स है, तो मूर्धन्य स है। क और हलंत क और मूर्धन्य स मिलकर क्या बना, 6। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि हलंत क और मूर्धन्य स मिलकर के कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बना है, तब बताएंगे 6, ठीक है ना, 6, छतरी वाला 6। अब आइए, त्र है, कौन कौन लेटर मिलकर बना है, हलंत में हलंत त है, और ये इसको हलंत पढ़ते हैं। तिरछी जो रेखा खींचा गया ना सब लाइन के नीचे, हलंत है। देखिए हलंत जिसके नीचे लगा है वो अर्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्ध, मतलब उसमें स्वर रहित हो जाता है। क्या होता है, स्वर रहित। अभी इसको भी बता देंगे हम कि स्वर रहित क्या होता है। मैं कोई भी व्यंजन जिसमें हलंत लगा हो, इसमें स्वर नहीं होता है, इसमें स्वर नहीं होता है ना, जिसमें हलंत लगा है। जब स्वर लग जाएगा तो हलंत हट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और कोई भी वर्ण तभी पूरा माना जाता है जब उसमें स्वर ऐड हो, है ना, तभी पूरा होता है, तभी उसका उच्चारण होता है, उसके पहले उसका उच्चारण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब व्यंजन अब पूछा जाता है परीक्षा में, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वही है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, ठीक है ना। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वर के मिले पूर्ण नहीं होगा।
उच्चारण ही नहीं होगा उसका, लिख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो स्वर को मिला करके हम लिखते हैं, अभी उसको भी बता देते हैं, पहले इसको जानिए। तो और र मिलके क्या बना? त्र। ज और य मिलके क्या बना? ज्ञ। ज और य मिलके क्या बना? हलंत ज और य मिलके बना ज्ञ। और हलंत स, अब देखिए ये कौन सा स है? तालव्य स। कौन सा है? तालव्य स, है ना। तालव्य स और र मिलके क्या बना? स्र। स्र से श्रमिक लिखते हैं हम लोग ना, हाँ, वही वाला स्र है ये, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? नोट करें आगे। कोई भी वर्ड है, कोई भी लेटर है, बिना स्वर के पूरा नहीं हो सकता है। कैसे हो? ऐसे देखिए, जैसे क है, हलंत क है, क्या है? हलंत क है, और इसमें हम क्या जोड़ते हैं? अ। क्या जोड़ते हैं? अ। तो क्या बनता है? क बनता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हलंत ख है, क्या है? इसमें क्या जोड़ते हैं? अ। तो क्या बनता है? क्या बनता है? पूरा ख बनता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो कुल जो देखिएगा, हम जो मात्रा होते हैं अ से लेके और अ तक की बात करिएगा, है ना। तो जो मात्रा होते हैं कैसे दिए जाते हैं? तो देखिए, क पे तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, मतलब केवल अ जुड़ गया है ना। और जो आ होता है, आ, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इस पे कोई मात्रा नहीं है ना, इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा आ हो जाता है। ई है, कौन मात्रा होता है? छोटी ई का मात्रा, है ना। बड़ी है, बड़ी का मात्रा, है ना। ऊ है, छोटा ऊ का मात्रा। और बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का मात्रा। री है, क्या है? री है, कौन मात्रा? री की मात्रा। ए है, कौन सा मात्रा? ए की मात्रा। ऐ है, कौन सी मात्रा? ऐ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऐ की मात्रा। ओ है, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। औ है, औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। और अंग है, अंग की मात्रा, है ना। और अ है, तो ये समझिए अ की मात्रा हो गई, है ना। इसी को हम लोग लिखते हैं तो क, का, की 12 खड़ी आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। ये समझिए कि बिना इसके पूर्ण लेटर नहीं होता है। जब स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं वो स्वर होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारण उनका होता है। स्वरों का, किसका? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है ना। आपसे हम पूछें ह्रस्व स्वर कितने हैं, बल्कि बताइए? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हैं? 4, है ना। ये सब याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ इन स्वरों में जो अभी हम बताएं अंग अह पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं हम लोग क्या? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। हम लोग नहीं कहे हैं, किशोरी दास वाजपेयी जो हैं उन्होंने इसको अयोगवाह कहा है। अंग और अह को, किसको? अंग और अह को अयोगवाह कहा गया है। हाँ, अंग और अह को क्या कहा गया है? अयोगवाह। क्या कहा गया है? अयोगवाह। किसने कहा है जी? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। किसने कहा? लिख लीजिए, किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास क्या हैं? वाजपेयी हैं। उन्होंने सबसे इसको अयोगवाह कहा। किसको? अंग और अह को। अंग और अह को, है ना। अयोगवाह का मतलब क्या है? जो योग न होने पर भी साथ रहे। जो योग न होने पर भी साथ रहे, लिख लीजिए। अयोगवाह का मतलब होता है जो योग न होने पर साथ रहे। योग न होने पर साथ रहे। जो योग न होने पर क्या रहे? साथ रहे, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने हुए? 2। कितने हैं? 2। कौन कौन? एक अंग है, एक अ है, तो अंग क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं?
अनुस्वार, और फिर क्या कहते हैं विसर्ग। अहु क्या कहते हैं विसर्ग। विसर्ग में ये वाला मात्रा और इसमें ये वाला मात्रा अनुस्वार है ना। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इसके अनुस्वार होता है वो तत्सम होते हैं, इस तरह से जहाँ समझ लीजिए, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम वाले शब्द या ऐसे शब्द जिस पे अनुस्वार हो लगभग मतलब सब तत्सम होता है। सब क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे हम यहाँ 3-4 शब्द लिख देते हैं, देख लीजिए। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ लिखिए। दंत, अंत्र, अंगुष्ठ अंगूठा है ना। अंगुष्ठ क्या होता है? अंगूठा। दंत क्या होता है? दंत। अब देखिए एक होता है, यहीं पे आपको बता देते हैं हम, चंद्र बिंदी। क्या कौन बिंदी वाला? चंद्र बिंदी वाला। इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। देखिए इसका प्रयोग जो है कि नासिका की सहायता से होता है। किसका सहायता से होता है? नासिका कैसे भरपूर सहायता होता है, पूरा नाक के बल से ही बोला जाता है ना। समझ रहे हैं? तो वो अनुनासिक हो जाता है। क्या होता है? अनुनासिक। तो ये वाले जो होते हैं ये तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ध्यान रखिएगा, तत्सम तद्भव पढ़े हैं, तो जिस पे चंद्र बिंदी लगा होता है वो तद्भव वाले वर्ड होते हैं, है ना। कौन कौन से? जैसे अभी देखिए अंगुष्ठ को हम लिखते हैं ना अगर तद्भव में, तो क्या होता है? अंगूठा। क्या होता है? लिख लीजिए अंगूठा, है ना। अंगूठा हो जाता है ना। दंत कौन लिखते हैं तो क्या होता है? दांत हो जाता है। क्या होता है? दांत। देखिए चंद्र बिंदी लगा के लिखते हैं दांत। इसी तरह लिखते हैं हम लोग आंत। क्या लिखते हैं? आंत। अंतर इसमें लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आंत। अंगना, अंगना है ना। अंगना, अंगना पे कौन मात्रा होता है? चंद्र बिंदी। अंगना है ना। नोट करें, नोट करें। आँख भी, आँख में भी क्या लगाते हैं? गांव पे भी लगाते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं ना। हाँ, तो ये सब जो है कि अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। हाँ, विसर्ग नहीं, अनुस्वार। अनुस्वार जो है वाले, अनुस्वार वाले शब्द जो है तत्सम होते हैं, और अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। विसर्ग इधर है, विसर्ग अभी बता रहे हैं। विसर्ग जो है कि जो अ की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। जैसे अतः, क्या लिखते हैं हम लोग? अतः। ये विसर्ग वाला अक्षर हो गया, लेटर हो गया, अतः, है ना। या स्वतः, है ना, या फलतः, है ना। बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें अ लगा देते हैं। संभवतः, है। तो इसमें क्या अ की मात्रा यानी विसर्ग लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? विसर्ग लगाया जाता है ना। अनुनासिक यहाँ बताए तो हैं। तद्भव वाले जो शब्द होते हैं जैसे अंगूठा है, दांत है, आंत है, अंगना है, इस तरह के शब्द पे अनुनासिक वाला, चंद्र बिंदी वाला, कौन वाला? चंद्र बिंदु है ना। चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले जो चंद्र बिंदु जिस पे लगा होता है वो तद्भव हो जाता है। अनुनासिक उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और नासिका का के सहारे बोला जाता है। इसमें चंद्र बिंदु तो समझ लिए हैं। जो आगत ध्वनियाँ हम बताए हैं, क्या उस ध्वनि बताए हैं? आगत ध्वनि, आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनिया में एक अर्धचंद्र होता है। कौन सा लगा हुआ? अर्धचंद्र, है ना। और नहीं तो एक नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है? नुक्ता, जिसको भी हम लोग बताए हैं। जैसे हम लोग लिखना है, क्या लिखना है? जरीब। क्या लिखना है? जरीब, है ना। तो क्या लगा दिया? ज में हमने नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? नुक्ता लगा दिया, है ना। लिखना है फना। क्या लिखना है? फना। फ में क्या लगाएंगे? नुक्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नुक्ता लगाएंगे। तो नुक्ता वाले वर्ड। अच्छा, अर्धचंद्र। अर्धचंद्र कहाँ का प्रयोग होता है? जैसे आप लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रॉयल। क्या लिखते हैं? रॉयल, रॉयल हिंदी में। तो रॉ पे देखिए अर्धचंद्र लगाते नहीं लगाते हैं। ये रॉयल शब्द कौन सा है? इंग्लिश का शब्द है, आगत है ना, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। तो ऐसे आगत ध्वनियाँ इसको कहा जाता है। अर्धचंद्र और नुक्ता वाले वर्ड शब्दों को क्या कहा जाता है? आगत ध्वनियाँ। कौन सा? आगत, ठीक ना। उसमें हम अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं और नुक्ता का प्रयोग करते हैं।
है ना। यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, उसका क्या क्या नाम है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, देख लीजिए। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जिह्वा के जो है कि जिह्वा के आधार पे इसको जो है कि वर्णित किया गया है। अग्र स्वर ई ए अग्र स्वर है। मध्य स्वर कौन है? अ है। पश्च स्वर कौन है? आ, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, आगत वाला आ, है ना, अर्धचंद्र बिंदु। समृद्ध कौन है? ई उ समृद्ध है। अर्ध समृद्ध कौन है? ए और ओ। विवृत कौन है? आ और ए। अर्ध विवृत कौन है? ए और ओ आ, है ना। ये जो है कि मुख के खुलने के आधार पे है, इसमें कुछ ज़्यादा मुख खुलता है, इसमें थोड़ा कम मुख खुलेगा, है ना। तो ये विवृत है, एक अर्ध विवृत है ना। ये समृद्ध है, ये अर्ध समृद्ध है ना। ये अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। और यहाँ पे अर्ध स्वर कौन है? य और व। य और व कौन है? अर्ध स्वर। लुंठित कौन है? र। इसे प्रकंपित भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित, र है। पार्श्विक कौन है? ल है। कौन है? उष्म संघर्षी कौन है? स ख स ह। उष्म संघर्षी कौन है? उष्म संघर्षी। द्विगुण उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? ड और ढ, ये पहले बता चुके हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सघोष अघोष, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि अघोष या सघोष ये कौन से व्यंजन होते हैं, और अघोष होते हैं तो क्यों होते हैं, है ना। तो अघोष में देखिए क्या होता है, केवल सांस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवल श्वास का प्रयोग। अघोष में लिखिए केवल श्वास का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? श्वास का। और प्रत्येक जो वर्ग है, यहाँ 5 वर्ग हैं। क वर्ग हैं? 5 वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर लिखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है जी? बताओ जल्दी, क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? कौन बताएगा? कौन इतना होशियार है, बता देगा? अभी हम बताए हैं, ये है अघोष। क्या है? लिखिए, अघोष है। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। और ये देखिए स ख स और फ, है ना। ये स ख स क्या है? उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। ये भी जो है कि क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। लिख लीजिएगा। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और यहाँ पे लिख लेंगे, इधर वाला जो है ये पांचों, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। कौन कौन लेटर हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। ये तीसरा अक्षर है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इसको बोलते हैं हम लोग सघोष। क्या बोलते हैं बच्चे? सघोष। याद रखिए इसको। अब देखिए, इसके अलावा भी सघोष में कौन कौन आ जाएगा? य र ल व अंतस्थ व्यंजन, ह जो ह है ये भी आ जाएगा इसमें, और ढ और ढ द्विगुण व्यंजन भी इसमें आ जाएंगे दोनों। ये कहलाते हैं सघोष व्यंजन। कौन कहलाते हैं? सघोष व्यंजन। ये सभी सघोष हो गए। और पहला और दूसरा जो है क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। और उष्म भी इसमें आ जाएगा। कौन आ जाएगा? उष्म आ जाएगा। ये स्वर तंत्रियों का इसमें कंपन नहीं होता है उच्चारण में, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है ना। यही आपको समझना है। ये अघोष और सघोष आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, मतलब पहला दूसरा मतलब पहला सब आएगा। क चट तप, ख छठ थप थफ, है ना। इसमें गजड दब, है ना। और इसमें घ झ ढ ध भ, इसमें इयं अंग य ड़ न म, है ना। इसी को जो है, इसी को नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं जी? नासिक के कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नासिक इसलिए कहते हैं, इसका उच्चारण नासिका से होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, कौन सा अक्षर? हाँ, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जो है प्रत्येक वर्ग का, ये क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है?
नासिक, क्योंकि नाक से इसका उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? नाक से। तो क्या कहलाएगा? नासिक की कहलाएगा। ये कहलाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को मिला क्या कहेंगे? सघोष। क्या कहेंगे? सघोष। और पहला दूसरा को मिला क्या कहेंगे? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा लेटर को मिला क्या कहेंगे? सघोष। तीसरा चौथा पांचवा में कौन सा जोड़ना है? अंतस्थ। और ह से हल, ठीक है ना, उष्म का ह। अब बाकी उष्म का 3 आ जाएगा किसमें? अघोष में। इसमें आ जाएगा अघोष में, है ना। अच्छा, एक ह ऐसा जो है कि जो व्यंजन है ह, जो देखिए क्या क्या है। पहले तो सघोष है ना। इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। काकल्य, क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन। सबसे पहले जानिए अल्प प्राण का मतलब होता क्या है। सबसे पहले जानिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण, देखिए अल्प माने होता है थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। प्राण माने वायु। प्राण मीन्स वायु। थोड़ा सा वायु निकलता है उच्चारण में। कितना निकलता है मुख से उच्चारण? मुख से जब उच्चारण हम करते हैं इस वर्ड का, तो थोड़ा सा जब हवा निकलेगा उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में महा माने अधिक, महा माने अधिक, प्राण माने वायु, जिस वर्ड के उच्चारण में अधिक जो है कि स्वर हवा निकलेगा मुख से, उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण। क्या बोलेंगे? महाप्राण। और इसे बोलेंगे अल्प प्राण। अब यहाँ बताना है आपको कि कौन कौन सा लेटर है अल्प प्राण। तो देखिए पहला कौन सा लेटर है जी? पहला, है ना। तीसरा, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। कौन सा है जी? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण। यहाँ देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, अल्प प्राण कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा लेटर, है ना जी। पहला है, तीसरा है ना, और पांचवा है। पांचवा तो आपको 5 ही लेटर इसमें है, लेकिन देखिए तीसरा में इन 5 के अलावा ई और अ भी है और ड भी है ना। यानी कि अंतस्थ भी क्या आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा, है ना। ये भी क्या कहलाएगा? अल्प प्राण वाला व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण। अब यहाँ पे पूछा जाता है महाप्राण कौन कौन है बताइए। महाप्राण कौन कौन है बताइए। तो महाप्राण कौन बचा है? दूसरा लेटर, है ना, और ये चौथा लेटर। तो दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। दूसरा और चौथा क्या है? हाँ, और दूसरा चौथा में कौन है? ऊष्म भी तो है। यहाँ से ह उठा लीजिए, यहाँ से सख श उठा लीजिए, यानी पूरा ऊष्म भी हो जाएगा इसमें, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन और दूसरा और चौथा सब महाप्राण है। कौन सा है? महाप्राण। तो आपने समझ लिया अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए उच्चारण करके भी देख सकते हैं। क ख, ज़्यादा हवा निकल रहा है ना मुख से। ग घ अंग, च छ ज झ। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के ही पता चल जाएगा कि किसमें कम हवा निकल रहा है मुख से, जोड़ पकड़ रहा है, किसमें कम हवा निकल रहा है, ज़्यादा हवा निकल रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा हवा निकलेगा तो महाप्राण, कम हवा निकलेगा तो अल्प प्राण। चलें आगे। यहाँ पे अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या देखेंगे हम लोग। उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। किसको आपको याद करना है कैसे? KTM2, KTM2 क्या है? KTM2 यानी कि कंठ्य क्या है? हाँ, कंठ्य, तालव्य या तालु, है ना, तालव्य, या मूर्धा या मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य। और ये क्या है? दंत या दंत, है ना। और ये क्या है? ओष्ठ्य, क्या है? ओष्ठ्य, है ना। ये उच्चारण स्थान है। क्या है? उच्चारण स्थान है। आइए यहाँ पे जो स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है? कंठ का अ और आ को क्या किसमें रखा गया है? कंठ में। किसमें? कंठ में। ई और ई को किसमें रखा गया है? तालव्य में। और री को किसमें रखा गया है? मूर्धन्य में। और ए और ऐ और ओ और औ को मूर्धन्य में। लेकिन इसका देखिएगा
कि कंठ और तालु ये जो कि संयुक्त स्वर है, पढ़ाए थे आप लोगों को, तो दो वर्णों के योग से बना है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त कौन कौन सा है? कंठ और तालु दो मिला के तब बनता है ए, बनता है ना। तो इस तरह से जो है कि आपको बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य। और इसमें कंठ और ओष्ठ दो मिलके बनता है, कंठ और ओष्ठ दो जो है कि मिलके बनता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ, याद रखिएगा। तो उ और औ कंठोष्ठ हो गया, ए और ए कंठ तालव्य हो गया। ओष्ठ कौन होता है? उ, और उ जो है कि ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। व्यंजन द्वित्व समझ लीजिए। व्यंजन द्वित्व क्या होता है? जब दो व्यंजन, कौन से व्यंजन? दो व्यंजन, समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, माने एक साथ मिल करके उच्चारित प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? उसको कहते हैं व्यंजन द्वित्व। क्या कहते हैं? या द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं? एक समान व्यंजन, देखिए जैसे लिखते हैं आप लोग बच्चा। क्या लिखते हैं? बच्चा। देखिए आधा चौ पूरा चौ मिलके क्या बना? बच्चा बना है ना। तो एक साथ प्रयोग हुआ, एक ही व्यंजन एक साथ प्रयोग हुआ, वो क्या हो गया? बच्चा हो गया। क्या हो गया? बच्चा हो गया। तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं पक्का। क्या लिख सकते हैं? पक्का, है ना। हाँ, आप लिख सकते हैं 70। देखिए 70, है ना। इसमें डबल को लगा के नहीं लगा है, तो इसीलिए कहते हैं कि समान व्यंजन यहाँ पे क्या होते हैं? एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन द्वित्व या द्वित्व व्यंजन। इसको हम युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। कौन ध्वनियाँ? युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। और एक चीज़ और आपको लिखना है यहाँ पे कि महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व नहीं होता। महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व नहीं होता, यानी कि यहाँ पे कभी भी आएगा तो अल्प प्राण व्यंजन का ही द्वित्व होगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए चौ क्या है? अल्प प्राण है कि नहीं है? क क्या है? अल्प प्राण है। तो क्या है? अल्प प्राण है कि नहीं है? कहीं से महाप्राण आया है? कहीं भी आप देखिएगा महाप्राण व्यंजन का द्वित्व नहीं होता। और एक चीज़ और समझिए, अगर दो व्यंजन अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो एक ही व्यंजन है, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग व्यंजन हो जाते हैं, जैसे हम लिखते हैं अच्छा। क्या लिखते हैं? अच्छा, लिख दिया हमने ना। यानी कि यहाँ पे चौ है, छ है, तो पहला व्यंजन जो होता है जिसका अर्ध होता है वह हमेशा हमेशा अल्प प्राण होता है, और दूसरा हमेशा हमेशा महाप्राण होता है। देखिए चौ क्या है? अल्प प्राण है। छ क्या है? महाप्राण है कि नहीं है? अच्छा, और भी ऐसे बताइए। बुद्धू क्या है? हाँ लिखिए बुद्धू। अरे बुद्धू क्या है जी? द क्या है? अल्प प्राण। ध क्या है? महाप्राण। इन दोनों को मिलाकर बनाया बुद्धू। हाँ, मट्ठा लिखिए। पत्थर, मट्ठा, पत्थर, है ना। देखिए तो ठ द ध क्या है? अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण अलग नहीं आ रहा है। तो यही बताया है कि पहला व्यंजन हमेशा हमेशा क्या होगा? अल्प प्राण ही होगा। जहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सारणी बना है, इस सारणी को ध्यान से आप लोग देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा देखिए, पहले तो आप लोग को हम पढ़ाया है कि अग्र, जीभ का अग्र भाग उठता है उच्चारण जब करेंगे तो जीभ का कौन सा भाग उठेगा? अगला भाग। कौन सा? ई ए ऐ, जीभ का अगला भाग उठेगा। उच्चारण करके देखिए, ई ए ऐ, जीभ का अगला भाग उठेगा, अग्र भाग। मध्य भाग मतलब एकदम समझिए कि मध्य भाग उठने का मतलब क्या है कि मध्य भाग एकदम समतल रहेगा, यानी कि समान रूप से रहेगा। तो ओ क्या है? ओ, देखिए जीभ एकदम सीधा हो जा रहा है। ओ। पश्च भाग यानी जीभ का पिछला हिस्सा उठेगा, तो पश्च भाग। उ ओ औ अंग आ, ये उच्चारण के आधार पर जो है कि बनाया गया है कि जीभ का जो है कि उठना गिरना, इसके आधार पर बताया गया कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, है ना। इसके अलावा देखिए समृत स्वर। समृत मतलब जिसके उच्चारण में मुख कम खुलता है। क्या होता है? कम खुलता है, समृत स्वर, ठीक है ना। समृत स्वर ई उ कम खुल रहा है ना, ई उ कम खुल रहा है मुँह। अर्ध समृत तो उससे भी कम होगा, ए ठीक है ना, उससे भी कम, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए विवृत होता है जो सबसे ज़्यादा मुँह खुलता है, आ बोलिए आ, सबसे ज़्यादा मुँह खुला बड़ा सा है नहीं, आ से आम खाएंगे अभी, है। देखिए विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर है ना, तो ये सबसे ज़्यादा मुँह खुल रहा है, विवृत स्वर।
अर्ध विपरीत क्या हो जाएगा, उससे कम खुलेगा ना, अर्ध है तो आधा है ना, विपरीत से आधा, अर्ध से कम खुल, ए ओ कम खुला नहीं खुल रहा है। तो इस तरह से मुख के खुलने के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर समृत, अर्ध विपरीत और विपरीत में बांटा गया है स्वरों को, और जीव के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च में बांटा गया है। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।